हेलो दोस्त, मैं विवेक मिश्रा। कल जैसे हम आपको बताए थे एनसीईआरटी क्लास 6 की जियोग्राफी क्लास चल रही थी, उसी श्रृंखला में आज हम आगे चलते हैं। लेसन 5 हम देखते हैं हमारा क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हमारा लेसन 5 क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें हम देखते हैं परिमंडल में क्या होता है, हमारा भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और हो गया। इन तीनों से मिलने से हमारा क्या बनता है, एक जीवमंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, जीवमंडल। देखो, वायुमंडल, भूमंडल या जलमंडल नहीं रहेगा तो हमारा जीवमंडल भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसी पे क्या है, आश्रित है। ठीक है, हम देखते हैं विश्व सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट। जो हमारा दुनिया में या पूरे विश्व में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, आप जानते हो, माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है, आप जानते हो, 8,848 मीटर है। ठीक है, सबसे गहरा गर्त क्या है, मारियाना गर्त, या कहाँ पे है, प्रशांत महासागर। इसकी गहराई कितना है, 11,022 मीटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पूरे विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो आप जानते हो महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7। अभी एक हाल ही में जिलैंडिया है, वो 8 है, उसको मान्यता प्राप्त हो गया है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी एनसीईआरटी में ही 7 ही दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सबसे पहला महाद्वीप कौन सा है। सबसे हम देखते हैं एशिया। सबसे पहला द्वीप हम किस में देखते हैं, एशिया। यह क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्र का कितना है, 1/3 यानी 1/3 है। यह कहाँ इसकी स्थित क्या है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क एवं भूमध्य रेखा क्या होती है, इससे गुजरती है। ठीक है, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एक चीज़ जानते हैं, एशिया महाद्वीप में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इसी पे निवास करती है और ये सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। ठीक है, अब हमारा भारत किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, अब ये बोल रहा है एशिया महाद्वीप को और यूरोप महाद्वीप को कौन अलग करता है, तो हम लिख देंगे क्या हमारा है, यूराल पर्वत। ठीक है, तो हम सेकंड पे आते हैं, यूरोप। यूरोप देखते हैं, यूरोप क्या है, दूसरा सबसे छोटा आर्कटिक वृत्त, इससे होकर गुजरता है। ठीक है, अब दूसरा हम श्रृंखला में देखेंगे, ये क्या है हमारा, यूरोप क्या है, दूसरा सबसे छोटा। ठीक है, यह आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तीनों ओर से क्या है, ये जल से घिरा हुआ है। यूरोप के बारे में देख लेते हैं, यानी दूसरा सबसे छोटा, सबसे छोटा नहीं, दूसरा सबसे छोटा क्या है, ये महाद्वीप है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर क्या होता है, गुजरता है। या तीनों ओर से क्या होता है, हमारा क्या है, यूरोप है। ठीक है, या इसके तीनों ओर क्या होता है, ये जल से क्या हुआ होता है, घिरा हुआ है। ठीक है, ये तीनों ओर क्या होगा, जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले व्यक्ति कौन थे, तो जापान के क्या हैं, चुंगो। तो वही विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1957 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे महाद्वीप पे, अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में जानते हैं, क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक चीज़ और है, इसमें कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, यहाँ पे तीनों रेखाएं जो हमारी ये अर्थ है, ये क्या होती हैं, इसमें कर्क, मकर और भूमध्य रेखा क्या होती है, तीनों गुजरती है। एक ऐसा ही महाद्वीप है जिससे हमारी तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा रेगिस्तान के बारे में देख लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक बड़ा गर्म मरुस्थल है। सबसे देखो, सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है, एक गर्म मरुस्थल है। अब सबसे बड़ा सिर्फ मरुस्थल की बात करेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिक मरुस्थल जो हमारा नीचे है, वो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा, लेकिन वो ठंडा है। अरे क्या हमारा एक गर्म मरुस्थल की बात हो रही है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। वो कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, ये नोट होगा। अब हम चलते हैं क्या, उत्तरी अमेरिका। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका तीसरा
बड़ा द्वीप है, यानी कि उत्तरी अमेरिका क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पनामा जलसंध से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका, हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका। जो ये पनामा जलसंध है इसी से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे दक्षिणी अमेरिका के बारे में देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा यह विषुवत व मकर रेखा एंड गुजरती, जैसे हम बताए थे ना हमारा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, यहाँ हमारा आ गया था ना दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में क्या होता है, विषुवत और हमारा मकर रेखा। इससे क्या होता है, कर्क रेखा नहीं गुजरती, इससे दो रेखाएं होकर गुजरती हैं, विषुवत और मकर रेखा होती है। ठीक है, यहाँ पे एंडीज विश्व की सबसे क्या है, लंबी पर्वत श्रृंखला। अगर इसे देखो ऊंचाई में सबसे ऊंचा तो हमारा आ जाता था क्या, माउंट एवरेस्ट आ जाता था, लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो एंडीज पर्वत क्या होता है, उसकी सबसे ज़्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अमेजन बेसिन, यह क्या होता है, अमेजन जो नदी क्या है दक्षिण क्या होता है अमेरिका से निकलती है। यह बेसिन के अनुसार सबसे बड़ी नदी है। देखो लंबाई से तो हमारी कौन थी, नील थी, लेकिन यह इसका बेसिन में अगर देखें थे अपवाह क्षेत्र में, तो सबसे बड़ी हमारी क्या हो जाएगी, हमारी क्या कौन सी नदी हो जाएगी, अमेजन नदी। ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। यह क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, यह द्वीपीय महाद्वीप है। ठीक है, इसकी स्थिति देख लेंगे हमारे कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। इससे कौन सी होकर एक ही रेखा गुजरती है, वो भी कौन सा है, मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, हम आगे देखते हैं अंटार्कटिका देखें, यह दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है कहाँ पे स्थित है, वो क्या है, इसी महाद्वीप में स्थित है। अस्थाई मानव अधिवास का अभाव है। यहाँ पे क्या होता है, अस्थाई मानव का यानी कि अधिवास का अभाव, क्योंकि वहाँ पे इतना बर्फ ही है और कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक या शोध संस्थान वहाँ पे जाके काम करते हैं। ठीक है, भारत का जैसे है मैत्री है, भारती है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और हमारा गंगोत्री है। देखो यहाँ पे है भारत का शोध केंद्र मैत्री व दक्षिणी गंगोत्री व भारती। बताए भारत के कितने शोध संस्थान वहाँ पे चल रहे हैं, 3, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और भारती। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसमें जलमंडल। अब देखते हैं जलमंडल क्या होता है। ठीक है, जलमंडल जानते हो, नीला ग्रह हमारी पृथ्वी क्या है, एक जलमंडल ग्रह है। यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि जानते हो इसका 71% भाग जो है जल है। ठीक है, पृथ्वी पूरे जो हमारा अर्थ है उस पे 71% भाग में क्या फैला हुआ है, जल। सिर्फ 29% क्या है, स्थल है। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये चारों तरफ महासागर, हमारा अर्थ इतना ही है। ठीक है, तो और बाकी क्या है, ये हमारे क्या है, महासागर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक चीज़ जानते हो, इसमें जो इतना जल है, बहुत ज़्यादा जल है, 71% जल फैला हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये पीने लायक तो है नहीं। ठीक है, तो उस पीने योग्य टोटल पानी कितना है, 0.03% पीने योग्य के अलवण जल है, बाकी ये सब क्या है, लवणीय हैं। ठीक है, पीने योग्य पानी ठीक है कितना है, 0.03% पीने योग्य पानी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं महासागर में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महासागर हो गया, महासागर में सबसे बड़ा हमारा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। इसको आप जानते हो, पृथ्वी का 1/3 भाग क्या है, प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, पृथ्वी का 1/3 भाग क्या है, हमारा प्रशांत महासागर है। लगभग क्या है, वृत्ताकार है, लगभग क्या है, वृत्ताकार है। जो सबसे गहरी गर्त है मारियाना गर्त, उसकी गहराई 11,000 कुछ किलोमीटर है, तो क्या है, मीटर है, तो कौन सा गर्त है, मारियाना गर्त है। ठीक है, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा, इसका आकार क्या है, यस आकार का है। ठीक है, तदुरिंत तट रेखा,
प्राकृतिक पोषराय, बंदरगाह, व्यापार की दृष्टि से क्या होता है, सबसे हमारा क्या व्यस्त महासागर है। अगर देखते हैं सबसे व्यस्त महासागर किस के रूप में हम देखेंगे, प्राकृतिक पोताश्रय यानी पोताश्रय ठहरने का, बंदरगाह, बंदरगाह जहाँ पे नाव या हमारी बड़ी बड़ी शिप जहाज़ें रहती हैं, व्यापार, व्यापार की दृष्टि यानी से जल के माध्यम से जो व्यापार होता है, नाव शिप बड़ी बड़ी जहाज़ें जाती हैं, उसी की दृष्टि से सबसे हमारा बेस्ट कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब हिंद महासागर आ जाते हैं। एक ही ऐसा ही महासागर है जो किसी देश के नाम से पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर पड़ा या भारत के नाम पर। इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार। ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं दक्षिणी महासागर। क्या हो जाएगा, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका के द्वीप के चारों ओर। अभी जैसे बताए दक्षिणी महासागर हमारा, वहाँ पे मानव अधिवास पाया नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके चारों तरफ ये क्या है, दक्षिणी महासागर क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है स्थित बोरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लेना। जो हमारा आर्कटिक महासागर है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर से, किस जल संधि से, बेरिंग जल संधि से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, किस जल संधि से, बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब आके देखते हैं हमारा वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल में देखते हैं हमारा वायुमंडल की कितना है, कितनी ऊंचाई तक फैला है, 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या हुआ, फैला हुआ है। ठीक है, वायुमंडल घटकों को तापमान आदि आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। जैसे वायुमंडल के जो घटक हैं उसके आधार पर, जैसे तापमान के आधार पर इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 5। सबसे पहला हमारा क्या है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे, ऊंचाई के हिसाब से घनत्व व तापमान में कमी होती है। जैसे आपको बताया या ऊंचाई और तापमान के आधार पर इसको बांटा गया है, तो इसमें बोला है ऊंचाई के आधार पर हिसाब से क्या होता है, घनत्व व तापमान में क्या होती है, कमी होती है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। उसका कारण क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वायुदाब भी कम होने लगता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारा आ गया 6 चैप्टर। ठीक है, हमारा क्या आ गया, 6 चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 का जियोग्राफी का 6 चैप्टर देखते हैं हमारा, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अब हम देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, पृथ्वी लगभग क्या हो, लगातार होने वाली गतिविधियों बलों का परिणाम है। ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी के स्थल रूप क्या है, जैसे पहाड़ कैसे बना, पर्वत कैसे बना, पठार कैसे बना, ठीक है, गर्त कैसे बना, तो क्या हो जाता है, पृथ्वी में जो लगातार परिवर्तन होती रहती है उसी का क्या है, परिणाम है। ठीक है, अब देखते हैं पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पहाड़ी सामान्यतः आसपास के धरातल क्या होते हैं, पहाड़ी सामान्यतः आसपास के धरातल से क्या होते हैं, ऊंचा उठा हुआ होता है। देखो जो हमारे पर्वत होते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, लेकिन पहाड़ी उससे क्या होता है, पर्वत से कम होता है। लेकिन जो पहाड़ी किसको बोलेंगे, जो आसपास के जो हमारे धरातल हैं उससे क्या होगा, ऊंचा उठा होगा। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, पहाड़ी। पर्वत क्या होगा, 600 मीटर की से ज़्यादा उसकी ऊंचाई होगी। जैसे जो हमारा पर्वत होगा 600 मीटर या प्लस पहाड़ी, जो पहाड़ी होगी उसकी जो ऊंचाई होगी 600 मीटर से ज़्यादा होगी, उसको हमारा उसको क्या बोलेंगे, पर्वत बोल देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं जल संधि। जल संधि में क्या होता है, दो जल राशियों को अलग तथा दो स्थलों को जोड़ने वाली संधि, सॉरी स्थल संधि इसको बोलते हैं। जो दो क्या हो, जल राशियों को अलग तथा दो स्थलों को जोड़ने वाली को क्या बोलते हैं, स्थल संधि। लेकिन जल संधि किसको बोलेंगे, दो स्थलों को अलग करें, ठीक है,
जल संधि क्या है, दो स्थलों को क्या करे, अलग करे और दो जल राशियों को जोड़ दे। अब देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा स्थल संधि में हो जाएगा कि जो दो जल राशियों को अलग करे वह दो स्थलों को क्या कर दें, मिला दे या जोड़ दें। लेकिन जल संधि में क्या है, दो स्थलों को अलग कर दें और दो जल राशियों को जोड़ दें। ठीक है। अपर्दन, आगे चलते हैं। अपर्दन क्या होता है, स्थल का अपने स्थान से दूर हटना या टूटना। जो अपना स्थल है वह अपने स्थान से क्या हो जाए, अपने स्थान पे टूट जाए, उसी को क्या बोलते हैं, अपर्दन। निक्षेपण जमाव को कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पर्वत। पर्वत के क्या हैं, 3 प्रकार के हैं। पर्वत कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। वलित पर्वत, भ्रंशोन्नत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। जैसे हम आपको पिछली वाली क्लास में बताए थे, भूकंप, ज्वालामुखी आदि ये सब चीज़ बताए थे। आप पिछली वीडियो को एक बार देख लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा इनका निर्माण कैसे हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं पर्वत 3 प्रकार के, वलित पर्वत, भ्रंशोन्नत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। अब यहाँ पे देखते हैं वलित पर्वत हमारे कौन कौन से आ जाएंगे। बहुत ही एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको दे देगा किलिमंजारो, ठीक है, और आपको हिमालय देगा, अल्पास देगा, यूराल दे देगा। ये सब पूछेगा कि इसमें से कौन कौन से वलित पर्वत हैं। तो इसमें कौन कौन से पूरे विश्व में वलित पर्वत हैं, हिमालय, अल्पस, यूराल, अरावली, अपलेशियन। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वलित पर्वत हो जाएंगे। ठीक है। भ्रंशोन्नत पर्वत, जो जहाँ पे कोई जैसे हमारा पर्वत है या कोई द्रोणी है, उसमें अचानक क्या हो जाए, कहीं पर वो बैठ जाए, यानी कि या कहीं पर उसके आसपास के जगह पे या वो उसका जो क्षेत्रफल है वो बैठ जाए और कहीं पर खड़ा ऊंचाई ज़्यादा रहे या कहीं ऊंचाई ज़्यादा रहे, वो बैठ नीचे ज़मीन में धंस जाए, उसे क्या बोलते हैं, बोलेंगे भ्रंशोन्नत पर्वत। ठीक है। अब यहाँ पे या ब्लॉक पर्वत बोले। ठीक है। अब ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत में तो जानते हैं जो ज्वालामुखी लावा, निक्षेपण ये सब चीज़ निकलता है, उससे जो बाद में कई सालों के बाद वो ठंडा होकर जम जाता है, उसी से हमारा क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत बनता है। जैसे माउंट किलिमंजारो, ये कहाँ पर, अफ्रीका में है। फ्यूजियामा, ये कहाँ पे है, जापान में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखो राइन घाटी ना, वासेज पर्वत यूरोप में है और एक इसका है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पठार किसको बोलते हैं, पठार। ठीक है। उठी हुई या सपाट भूमि, ऊपरी लगभग मेज के समान। ठीक है। जैसे अब पठार क्या होगा, ठीक है, जैसे पठार हो गया जो समतल है, उससे क्या होगा, ज़्यादा ऊंचाई पे, यानी तकरीबन 400-500 मीटर की ऊंचाई पे होगा। और उसके बाद क्या होगा, वो उसकी जो ऊपरी परत होगी, जो उसका ऊपरा वाला सपाट होगा, धरातल, वो समतल होगा। ठीक है। जैसे तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार हो गया ना, अभी जैसे हम बताएं, वो लगभग उसकी ऊंचाई कितना है, 5000 मीटर। कितना है, 5000 मीटर है। ठीक है। अब पठार खनिजों से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। जैसे पठार का यूज भी होता है, वहाँ पे मानव अधिवास भी पाया जाता है, खनन क्रियाएं भी होती हैं। ठीक है। पठार क्या होता है, खनिजों से भरपूर होता है। जैसे एग्जाम्पल अफ्रीका का पठार सोना व हीरा से क्या है, भरपूर है। अब देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। भारत लोहा और कोयला मैग्नीज पाया जाता है। जैसे आप जानते हैं छोटा नागपुर पठार हमारा क्या है, वहाँ पे लौह, अयस्क और क्या, कोयला इस और मैग्नीज का भरपूर मात्रा में क्या है, है जिसका खनन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा आगे पठार। पठार जलप्रपात, जैसे जो पठार है वहाँ जलप्रपात भी निकलता है। जैसे भारत में, भारत छोटा नागपुर पठार। ठीक है। स्वर्ण रेखा जो हुरुंड नदी जलप्रपात है तथा जोग जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक के पास है। ठीक है। जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे छोटा नागपुर पठार जो है, स्वर्ण रेखा नदी वहाँ से, तो वहाँ पे एक उस पे एक जलप्रपात है, हुरुंड जलप्रपात।
ठीक है। और जोग जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, या सबसे अधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ये हर पीसीएस, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी आज सभी को में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं कि मैदान क्या होता है, ठीक है। मैदान नदियों द्वारा निर्मित। अब मैदान कैसे बना? जैसे हमारी गंगा नदी हिमालय से निकलती है, उसके रास्ते में बहुत सारे वो कणों को काटती हुई पहाड़ पर्वत जो है उसको रास्ते में काटती हुई, मलबा लाती हुई, और वह निक्षेपित मतलब नदी के जो बहाव रहता है उससे किनारे लगते लगते क्या हो जाते हैं, एक मैदान बन जाता है, ठीक है। भारत में जो हैं देखो मैदान, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और चीन या कांसे नदी, ठीक है। स्थल रूप व लोग, ठीक है। प्रकृति में मानव अधिवास तथा सामाजिक आर्थिक परितंत्र, ठीक है। रस्सी से बने पुल अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। जीवित जड़ों से निर्मित पुल कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि जीवित जड़ों से निर्मित पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं। और रस्सी से बने पुल अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, अब एक हमारा मैप बना हुआ है, कौन कौन पर्वत कहाँ पे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में हम देखते हैं राकीज पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका, एकदम याद कर लो। हमारा राकीज पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका। अब आते हैं दक्षिणी, अब यहाँ पे अपलेशियन पर्वत कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका। अब आ जाते हैं यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वत कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अमेजन नदी बेसन कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ पे? आ जाते हैं अफ्रीका में आ जाते हैं। नील नदी हमारा कहाँ पे? देखो यहाँ पे नील नदी, अफ्रीका। और यहाँ पे माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और किस तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, तंजानिया, ठीक है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल कहाँ है हमारा? अफ्रीका में, ठीक है। अब एटलस पर्वत कहाँ है हमारा? अफ्रीका में है, ठीक है। हमारा क्या है? एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है। आ जाते हैं, अब क्या होता है? यूरोप में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वास सेज पर्वत कहाँ पे है? जो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। राइन घाटी हमारी यहाँ पे है, ठीक है। अल्पस पर्वत हमारा कहाँ पे? यहाँ पे, जिसका हम एकोलित पर्वत का उदाहरण बताए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अभी जैसे बताए थे कि एशिया और हमारा क्या है, यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एशिया में, यांगसी नदी कहाँ पे है? चीन में प्रवाहित होती है, ठीक है। ये एशिया के सबसे बड़ी नदी आती है, ठीक है। और तिब्बत का पठार हमारा हो गया, ठीक है। हिमालय हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा यहाँ पे फ्यूजियामा, ये क्या है हमारा? जापान है, ठीक है। इसके बारे में एक दिन अच्छे से मैपिंग करवाएंगे। सारी स्थित द्वीप जो है, महाद्वीप, उनकी आकार क्या है, सब चीज़ बताएंगे। उनकी कैपिटल क्या है, सारी चीज़ हम एक दिन आपको हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा लेसन नंबर है 7, ठीक है। हमारा क्या हो जाता है? हमारा देश भारत। लेसन क्या है हमारा? यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी का 7 लेसन है, हमारा देश भारत। आप भारत के बारे में जानते हैं, भारत की स्थिति क्या है, आज उसके बारे में हम विस्तार से इस पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल, भारत के बारे में देखते हैं कि भारत जो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और जनसंख्या में प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? भारत में हो गया, ठीक है। अभी हाल में चीन को भी पीछे करके हमारा देश क्या हो गया? जनसंख्या में सबसे अग्रणी देश हो गया, ठीक है। अब क्षेत्रफल देखते हैं कितना है।
32,80,000 लाख वर्ग किमी है। ठीक है, तो हम एक नॉर्मली देखेंगे कि 32,08,000 या 80,000 लाख वर्ग किमी है। ठीक है, हम एकदम याद रखेंगे। इसका विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण। अब हम देखेंगे उत्तर से हमारा दक्षिण, इसकी लंबाई कितना है, 3200 किलोमीटर। कितना है, 3200 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर। इसको हम एकदम याद रखेंगे। ठीक है, हमारा उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, 3200 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कितना है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर। अब देखते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है, अब देखते हैं भारत से एक ही रेखा गुजरती है, वो भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 23 सही 1/2 है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप जानते हो सबसे पहले क्या होता है हमारा, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर क्या हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, कोलकाता, त्रिपुरा और हमारा मिजोरम। ठीक है, एक कहाँ से होकर गुजरती है, एकदम याद कर लो, 8 राज्य से होकर गुजरता है हमारा। कौन सा है, गुजरात, क्या हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोलकाता, त्रिपुरा, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, इसको हम एकदम याद करके रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ देखो फैक्ट लिखा हुआ है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीनों तरफ से क्या होता है, जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप अब किसको बोलेंगे, जो स्थल ऐसा होगा जो तीनों तरफ से क्या होगा, जल से घिरा होगा। हमारा देश भारतीय एक प्रायद्वीप देश है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या है, इधर हमारा अरब सागर है, इसे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, उधर हिंद महासागर है। देखो क्या होता है, ये तीनों तरफ से क्या होता है, जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे हमारे भारत को क्या बोलते हैं, एक प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जलोढ़ निक्षेप किसको कहते हैं, ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है जिसे नदी बेसन निक्षेपित कर जाती है। अभी जैसे हम आपको बताए ना, गंगा नदी हमारी क्या होता है, वहाँ से मिट्टी का कटाव पहाड़ पर्वत से होते हुए गुजरती है, मिट्टी का कटाव निक्षेपित मलबा लेकर आ जाती है और वो नदियों क्या अपने किनारों पर निक्षेपित करती चली जाती हैं, उसी को हम अभी बताए थे। ठीक है, यहाँ पे जलोढ़ की बात हो गई। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, जो गंगा नदी में है, यहाँ इसका मैदान है, बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखो सहायक नदियाँ किसको बोलते हैं, किस सहायक नदियाँ, एक नदी या सरता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से जाकर मिलती है तथा अपने जल की मुख्य नदी में विसर्जित करती है। जैसे आपको सहायक नदी हम बता रहे हैं कि जिस सहायक नदी, जैसे मान लेते हैं ये हमारी गंगा नदी आ रही है, इससे हमारी एक आके यमुना मिली, तो गंगा की सहायक नदी क्या हो जाएगी, यमुना हो गई। ठीक है, सोन नदी, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगी, सहायक नदी हो जाएंगी। ठीक है, इसी को सहायक नदी बोलते हैं। जैसे कोई एक मेन नदी हो, मुख्य नदी हो, उससे आकर छोटी छोटी नदियाँ जो अपना जल उस मुख्य नदी में अपना जल विसर्जित करती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं फिर, तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे भारत का भौतिक विभाजन, हम क्या देखते हैं, भारत का भौतिक विभाजन हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला जिसे बोलते हैं हिमालय, उत्तरी मैदान अभी जैसे बताया सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तटीय मैदान, ठीक है, महान मरुस्थल, पूर्वी व पश्चिमी घाट, द्वीप, दक्षिणी प्रायद्वीप व प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं पलिप या परवाल। ठीक है, 8 हो गया ना, पलिप या परवाल। तो हम आगे देखते हैं इसमें,
अब हम देखते हैं लेसन 8, ठीक है। इसी श्रृंखला में क्लास 6 जियोग्राफी हम चैप्टर 8 देखते हैं। हमारा क्या है, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन जीव, ठीक है। तो हम देखते हैं जलवायु क्या है, ठीक है। देखो, जलवायु और मौसम में बहुत अंतर होता है। जलवायु क्या होता है, जैसे कोई स्थान हुआ दीर्घकालिक परिवर्तन, लमसम 30 से 40 साल में जो परिवर्तन होता है वो जलवायु परिवर्तन होता है। मौसम तो दैनिक परिवर्तन होता है, अभी 1 घंटे में बारिश हो रही, फिर धूप निकल जाती, फिर हवा चलने लगती है, इसको मौसम कहते हैं। वह मतलब अल्प समय में मौसम परिवर्तन होता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन एक लॉन्ग टर्म परिवर्तन है, चेंज है, ठीक है। जैसे 30 से 40 साल में जो परिवर्तन होता है औसतन, उसको क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। जैसे जलवायु हम देखते हैं, जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है, पौनों ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन उष्णकटिबंधीय है। देखो, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है, पौनों व ऋतुओं के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है, या एक उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। किसी स्थान पर जलवायु की ऊंचाई, स्थित समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर करती है। जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं जलवायु, जैसे मान लेते हैं कि देखो, जो हमारा चेन्नई है, ठीक है, और हमारा दिल्ली में, दोनों में अंतर है। देखो, कारण क्या है कि देखो, चेन्नई हमारा समुद्र के पास है और हमारा दिल्ली क्या है, स्थलबद्ध है, ठीक है। तो वहाँ पे चेन्नई और क्या हो जाता है, दिल्ली में टेम्परेचर का भी अंतर पाया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, उदाहरण जैसे देख लेते हैं। तटीय क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, मध्यम व सम जलवायु पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो समुद्र का टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन बना के रहता है, 27-28 के आसपास रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता है ज़्यादा, ठीक है। मरुस्थल में देख लेते हैं, यहाँ पे राजस्थान, जैसलमेर, बड़शेर, गर्म जलवायु। जैसे यहाँ पे जानते हैं, जो हमारा मरुस्थल होता है बहुत जल्दी गर्म भी होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसमें तापांतर भी अंतर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दिन में क्या हो जाए, इसका टेम्परेचर 55-56 सेंटीग्रेड के आसपास चला जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, रात को ही बहुत ही मतलब ठंडा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो, अत्यधिक बारिश कहाँ पे होती है, चिरापुंजी, कहाँ पे, मासिन राम, हमारा मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया जो तीनों है, वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और देखते हैं मासिन राम कहाँ है, खासी हमारी जो पहाड़ी है उसी पे क्या है, हमारी मासिन राम है। और दुनिया में सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होती है, मासिन राम में, ठीक है। ऊंचाई पर स्थित, जैसे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कारगिल, लद्दाख में यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, ठंडी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। एक चीज़ जानते हैं, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जो प्रकृति से उपजती है उसी को क्या कहते हैं, हमारा प्राकृतिक वनस्पति। देखो, जो मानव की सहायता के बिना उपजते हैं। देखो, प्राकृतिक बताए नहीं, जो प्रकृति, जैसे बारिश हो गई, हवा से कहीं उसके बीज उड़ के चले गए, ठीक है। ये सब जो होते हैं प्राकृतिक वनस्पति होते हैं, ठीक है। जैसे झाड़ी, जंगल, अब भाई जंगल लगाने तो कोई मनुष्य जाता नहीं है, ठीक है, झाड़ी कोई लगाने जाता नहीं, ये सब प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति, अब देखते हैं भारत में प्राकृतिक वनस्पति क्या है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहाँ पे 200 सेंटीग्रेड प्लस ज़्यादा वर्षा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। जहाँ पे वर्षा वन होगा वहाँ पे 200 प्लस सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी। घने, ठीक है, विमान प्रकाश जमीन पर नहीं पहुँचता है। सदाबहार वन, पत्तियाँ अलग अलग मौसम में गिरते रहते हैं। चौड़ी पत्ते वाले वर्षावन, प्रमुख क्या हो जाएगा, वृक्ष महोगनी, एबोनी और रोजवुड है। उष्णकटिबंधीय जो वनस्पति है उसमें देखते हैं 200 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होगा। घने विमान यानी कि बहुत ऊंचाई वाले क्या होंगे, वृक्ष होंगे। प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंचेगा। सदाबहार वन होंगे।
पत्तियाँ क्या हो जाएगा अलग अलग समय पर भी गिरा देंगे, और मौसम में गिराते हैं चौड़ी पत्ती वाले वर्षा वन होंगे। और इसके प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे हमारा क्या हो जाएगा महोगनी, रोजवुड क्षेत्र क्या हो जाएगा, जैसे कहाँ पे पाए जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र, अंडमान निकोबार आदि सब जगह पे क्या पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, अब देखते हैं जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ सब क्या पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये क्या होते हैं मानसूनी प्रकृति के होते हैं। इसमें प्रमुख वृक्ष क्या होते हैं साल, सागवान, पीपल, नीम। आप जानते हो हमारे यहाँ क्या पाया जाता है ज़्यादा, सागवान, पीपल, नीम, ये सब चीज़ क्या पाए जाते हैं, महुआ, ये सब क्या हो जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ में आ जाते हैं। ठीक है, इनका क्षेत्रफल अभी हम आपको बताएं मध्य भारत, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि जो हमारा मध्य भारत का क्षेत्र है उसी में ये क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ, अब कटीली झाड़ियाँ की बात आ गई तो आपको तुरंत पता चल गया होगा ये राजस्थान, यानी कि यहाँ पे बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ वनस्पत कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर क्षेत्र, शुष्क मरुस्थल जैसे पाया जाएगा, आपको बताया ना जहाँ पे बारिश कम होगी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं हमारे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि जो हमारे वहाँ के पेड़ होते हैं पानी की कमी होती है, तो अपनी जलवायु से बचने के लिए तो अपनी पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं। ठीक है, जिससे उनको पानी की आवश्यकता कम रहती है और वो जीवित रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पर्वतीय वनस्पत। अब पर्वतीय वनस्पत में देखते हैं जो समुद्र तल से कितना ऊंचा हो, 1500 मीटर ऊंचा हो, 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर क्या हो उसकी ऊंचाई हो। शंकुधारी वृक्ष जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा चीड़, पाइन और देवदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। जैसे हमारा पर्वतीय वनस्पत कौन है, समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर जो ऊंचाई पे रहेगा उसको हम पर्वतीय वनस्पत कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या है शंकुधारी वन, वृक्ष, चीड़, पाइन और देवदार। ठीक है, अब आगे आते हैं मैंग्रोव वन कैसे हैं। मैंग्रोव वन देखो वहाँ पाया जाकर जहाँ पे समुद्र का किनारा हो गया, जहाँ पे स्थल और जल मिलते होंगे वहाँ पे मैंग्रोव वन होते हैं। मैंग्रोव वन बहुत ही सहायक होते हैं, देखो तटरक्षा का भी काम करते हैं और हमें उपयोगी लकड़ियाँ भी देते हैं। ठीक है, और यह एक आवास स्थल भी बनता है। ठीक है, देखो मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार द्वीप के क्या होता है मैंग्रोव वन पाया जाता है, और गुजरात के कच्छ में भी पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं वन्य प्राणी। अब इसमें देखते हैं वन्य प्राणी। ठीक है, वन्य प्राणी का मतलब क्या होता है, कौन सा जानवर या कौन सा जीव कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष अक्टूबर का पहला सप्ताह क्या बताया जाता है, वन्य जीव सप्ताह, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे अच्छे से याद कर लो। वन्य प्राणी क्या होता है, प्रतिवर्ष अक्टूबर का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह कहलाता है। ठीक है, प्रवासी पक्षी हमारे जो आते हैं पेलिकन, साइबेरियन और क्रेन, स्ट्रोक, फ्लैमिंगो, पेंटेल, बत्तख क्या होते हैं, ये सब प्रवासी पक्षी में आते हैं। ठीक है, वैसे पूछ लेगा निम्न में से कौन से प्रवासी पक्षी हैं, पेलिकन, साइबेरियन, क्रेन, स्टोक, फ्लेमिंगन,